देखो इस तरह के क्वेश्चन में पहले तो इतना याद रखना कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है, मान लो कि ये यहाँ पे वो एक पॉइंट है, तो इस तरह का जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे 50 डिग्री और x को जोड़ देंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, 50 डिग्री प्लस x हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50, 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जो हम लोग इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो ये आमने सामने का जो एंगल होता है वो बराबर होता है, यानी कि y इक्वल टू 130 डिग्री डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से। जब भी दो स्ट्रेट लाइन को एक तिरछी लाइन काटती है तो आमने सामने का जो एंगल होगा वो बराबर होता है, आमने सामने का एंगल बराबर होता है। समझ गए ना? समझ में आया थी दोनों x और y का आंसर हम कैसे निकाले? समझ में आ गया? चैट में बोलो यस या नो, समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से तुम चैट में नहीं बोलो, तुम अपना ऑडियो म्यूट मत करो, ऑडियो ऑन करो और उसी से बात करो, चैट में नहीं। चलो एक बार फिर से बता दें, बोलो उसमें। हाँ एक बार फिर से। चलो देखो, जैसे कि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का बनता है ना जी, ये पता है ना? एंगल AOB 180 डिग्री बनेगा ना इस तरह के लाइन पे। हेलो, हाँ बनेगा ना? तो देखो यहाँ पे एक तो एंगल ये इसको अगर मान ले तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, एक सा प्लस 50 डिग्री मिला के 180 डिग्री हो जाएगा ना। x इक्वल टू 180 डिग्री में से 50 घटा दो तो 130 डिग्री हो गया। x का वैल्यू निकल गया ना? समझे? हाँ हमारा नेटवर्क लगता है कि स्लो रहता है उधर ना। और कभी भी देखो यहाँ पे दो गो स्ट्रेट लाइन है, उसको तीसरा लाइन अगर काटता है तो ये जो आमने सामने का एंगल होता है वो बराबर होता है। समझ गए ना? हाँ। तो y किसके बराबर हो जाएगा? डायरेक्ट 180 डिग्री 130 डिग्री के बराबर हो जाएगा। समझ गए ना? वर्टेक्स के अपोजिट एंगल इसको है बोलते हैं। मान लो कि ये 130 डिग्री आता है, x का वैल्यू अभी आया है, तो इसके सामने वाला भी इधर कितना हो जाता है? 130 हो जाता है, और फिर ये 50 हो जाता है। समझ गए ना? हाँ। x और y का वैल्यू निकालना आ गया। तो चलिए इसको बढ़िया से बना लिया जाए, x और y का वैल्यू। अब देखिए इसको बनाना घर पे, ठीक है ना? इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, तीन गो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है भाई, तीन गो स्ट्रेट लाइन है। AB इज पैरेलल टू CD और CD इज पैरेलल टू EF। AB है पैरेलल टू CD है, ठीक है, और एक EF है। और दिया हुआ है y इज टू z इक्वल टू 3:7। तो फाइंड वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू। ठीक है, यहाँ से देखिए आपको तीन गो इक्वेशन बनाना होगा। सबसे पहले तो यहाँ से देखिए तीन गो इक्वेशन कैसे बनेगा। यहाँ से लिख सकते हैं क्या? देखो इसका वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा, इसका वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा, और इसका वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा ना? समझ गए?
हाँ चलिए अब देखो, तो यहाँ एक हम प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, दो गो स्ट्रेट लाइन को अगर तीसरा लाइन कट करे, ठीक है ना, इसका वैल्यू x दिया हुआ है और इसका वैल्यू y दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका वैल्यू x दिया हुआ है, इसका वैल्यू y दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरफ का एंगल जो होगा ना वो इसके बराबर हो जाता है, y के बराबर, तो ये y हो जाएगा, और इस तरफ का एंगल किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। समझ गए ना, समझ गए। और ऊपर वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये x हुआ तो ऊपर वाला फिर से y के बराबर हो जाएगा, ये y हुआ तो इधर वाला फिर x के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आमने सामने वाला एंगल का भी मैच कर गया, ये y है इधर वाला तो इधर वाला x हो गया, ये x है तो इधर वाला y हो गया। ये पहले ड्रॉ कर लो तुम, समझ गए ना, ये पहले ड्रॉ कर लो, एकदम जरूरी है। जैसे कि देखिए अब यहाँ पे ये एंगल x है, ये एंगल x है ना जी, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, डायरेक्टली y हो जाएगा, ये जिसको मेथड याद रहेगा। तो x प्लस वाई वहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री के बराबर है, पहला इक्वेशन इसको लिख सकते हैं। उसी तरह ये y है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला x हो जाएगा। तो दोनों मिला के पहला इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। समझ गए यहां तक है। जा रहा है आवाज, ऑडियो का रिप्ले उधर से अच्छा ठीक है, चैटे में बात करो और क्या। चलो तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ गिवन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या गिवन दिया हुआ है कि y इक्वल टू 3 दिया हुआ है आपका, और z इक्वल टू कितना, मान लो कि इसको जो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, रेशियो को मान लीजिए कुछ कि रेशियो हमारा क्या था, p था, p के फॉर्म में था, तो y इक्वल टू 3p हो गया और z इक्वल टू 7p। ये एक स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको दूसरा चीज मान लीजिए। अब तीसरा देखिए, अब ये दोनों लाइन को तुलना कीजिए, सी और डी वाले को, ये दोनों को तुलना करोगे ना जी, ये दोनों को तुलना करोगे तो ये y है तो इधर वाला क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ये z है, ये z है ना, तो इधर वाला चीज क्या आ जाता है, z आ जाता है। ये z हुआ तो इसका ऊपर वाला फिर z के बराबर, और ये z है तो फिर इधर वाला इसका y के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से पहला हम लोग को स्टेटमेंट मिला था x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और दूसरा मिला था हम लोग को, दूसरा यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं y प्लस जेड, ये बनाएंगे ना 180 बनाएगा, y प्लस जेड मिल के 180 डिग्री बनाएगा। समझ गया ना। अब देखिए जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ था y इज टू जेड इक्वल टू 3 इज टू 7, इसको हम लोग मान लेते हैं ना कि y का वैल्यू 3p के बराबर है और z का वैल्यू 3p मान लेना है, या उसको 3 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और z का वैल्यू कितना p के बराबर है, 7p के बराबर है, ठीक है, 7p के बराबर है। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो इसमें, x प्लस 3p इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 3p इक्वल टू हो जाएगा 180। पहला इक्वेशन कन्वर्ट हो गया, इसको तीसरा इक्वेशन लिख देते हैं, और दूसरा इक्वेशन को लिखेंगे तो 3p, y के जगह पे 3p लिखिए और z के जगह पे 7 पे लिखिए, ये 180 डिग्री के बराबर हुआ। तो 10p इक्वल टू 180 डिग्री हुआ, तो p इक्वल टू कितना हो गया, p इक्वल टू 18 डिग्री हो गया। अब p का वैल्यू 18 डिग्री आ गया तो x का वैल्यू यहाँ पुट करके निकालो, इसी वाला इक्वेशन में इसको चौथा इक्वेशन मान लो। और अगला में क्या लिखो, अगला में लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन कितना, इक्वेशन 3 में, तो क्या आ जाएगा x प्लस 3p, p का वैल्यू 18 दिख रहा था, 54 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 180 में से 54 घटा देंगे तो 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ पे आया कितना 7, 7 में से 5 गया तो यहाँ पे 2, 126 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर, x का वैल्यू। समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ गया ना।
क्वेश्चन समझ में आया भाई तो इसको बढ़िया से बनाओ। क्वेश्चन समझ में आ गया तो बढ़िया से बनाओ। देखो अब ये तो हम बता दिए मेथड की कैसे आंसर निकालना है, लेकिन जो इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है तो उसके अनुसार भी तुम क्या कर सकते हो, अपना इसको बना सकते हो। जैसे सॉल्यूशन में बहुत बढ़िया से इसमें एग्जाम में किस तरह से लिखना है तो वो चीज इंपॉर्टेंट है, समझ गया ना, वो चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम में कैसे लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन यहां से ले लो, सेम टू सेम पहले फिगर उतारो और उसके बाद जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे बनाओ, सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ये W मान लिया है, समझ गया ना, जो रेशियो का हम लोग P माने थे ये W मान लिया है, 3P + 7P इसका x was, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉल्यूशन इसी का बनाओ फिगर बना के, जल्दी बनाओ 5 मिनट में, ठीक है ना। चलो जल्दी। इसमें अगर नहीं कुछ समझ में आया है तो वो चीज पूछ सकते हो भाई, समझ गया ना। लाइट कट गया था इस कारण स्क्रीन थोड़ा आउट हो गया था। जा रहा है ना आवाज अच्छा से।
नोट कर लिया ना, तो ठीक है आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि PQ इज पैरेलल टू ST। PQ पैरेलल है ST का, मतलब ये जो PQ है यहां से एक ऐसे आया हुआ है, यहां से एक ऐसे गया हुआ है, ये ST है, ठीक है। ये 130 डिग्री बना रहा है। अगर मान लो कि इसको पैरेलल लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए तो ये बचा हुआ पोर्शन कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा, एकदम देख के आदमी मार सकता है, 50 डिग्री हो जाएगा। और ये 110 डिग्री दिया हुआ है, तो बगल वाला इसका 70 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ गया ना। तो एंगल QRS का वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा। ये वाला एंगल एक्चुअल में पूछ रहा है कि QRS का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए, तो ये वाला लाइन जो है, इस वाले पोर्शन को हम एक्सटेंड कर रहे हैं आगे के तरफ, और इस वाले को हम नीचे लिख रहे हैं। मान लो कि मेरा ये ST हुआ और ये हमारा PQ हुआ, ठीक है। एक QR लाइन मान लो कि कट कर रहा है, ठीक है। QR लाइन, एक मान लो कि QR लाइन इसको मान लो कि कट किया, ठीक है ना जी। QR लाइन इसको कट किया। अब देखिए, तो अब ये वाला एंगल बन रहा था PQ को आगे के तरफ, ये जो एंगल बन रहा था ये हमारा दिया हुआ था कितना, 110 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अगर इस तरह का बात करेंगे तो एक और लाइन मान लो कि इसको कट कर रहा था, उसको हम दूसरे फिगर में बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग से वैल्यू पूछ रहा है, किसका वैल्यू पूछ रहा है, एक इधर से एंगल इसको ऐसे काट रहा है, ठीक है ना। एक ये मान लो कि ये R है और ये S है, तो ये बीच वाला का पूछ रहा था कि वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। बीच वाला का वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा। तो हम लोग के हिसाब से चलेंगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू भाई, कितना वैल्यू हो जाएगा, एक मिनट। ये 110 दिया हुआ है तो ये 70 डिग्री हो जाएगा, ये 70 दिया हुआ है तो एक मिनट भाई, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा कैसे सोल्व किया इसको, एक मिनट, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया। चलो देखो क्या किया पहले, PQR वो तो दिया हुआ है ये है, और QRS देखिए, ऐसे ऐसे हम लोग जो करते थे ना, ऐसे काटता था एंगल, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल में रहता था। तो इसको ऐसा मान के चल रहा है ना कि इसको जब एक्सटेंड करेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबरी में जाएगा, ऐसा माना है। तब जाके इक्वेशन लिखा है कि एंगल PQR प्लस एंगल QRX इक्वल टू QRX इक्वल टू, इसको इस तरफ ला दिया, QRX इस तरफ ला दिया, ये वाला और ये वाला दोनों जोड़ के कितना 180 डिग्री। उसी तरह से ये वाला 130 और नीचे वाला एंगल ये वाला जोड़ के, यानी कि एंगल TSR प्लस एंगल SRY इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसमें दो का वैल्यू दिया हुआ है, पहला का कितना दिया हुआ था, PQR का वैल्यू 110 दिया हुआ है, तो 110 डिग्री प्लस एंगल QRX इक्वल टू कितना 180। तो यहाँ से QRX का वैल्यू कितना आ गया, 180 माइनस 110 डिग्री, यानी कि 70 डिग्री यहाँ से आ गया।
और दोबारा दूसरा वाला इक्वेशन से, ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन से कितना आ जाएगा 130 डिग्री या प्लस एस आर वाई इक्वल टू 180 डिग्री है, तो एस आर वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री आ जाएगा। इसको मान लीजिए आप तीसरा इक्वेशन, इसको मान लीजिए आप चौथा इक्वेशन, तो 4 को इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक कहानी, अब देखना यहाँ पे एकदम समझने वाला चीज है भाई, एकदम बहुत मजा आएगा। देखो इसका वैल्यू निकाल लिए, छोटा सा पोर्शन का कितना आया, वो छोटा सा पोर्शन का 70 डिग्री वैल्यू आया। फिर है ये छोटा सा पोर्शन का वैल्यू कितना है 50 डिग्री आया। तो सिंपल है ना भाई, ये तीनों मिला के कितना बनाएगा, तीनों मिला के 180 बनाएगा। देख रहे हो इस तरह का हो रहा है, देखना इसको बढ़िया समझना, एकदम बहुत जबरदस्त चीज है। देखो क्या क्या लिखेंगे, एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल एस आर वाई प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एक का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 70 डिग्री, एक का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 50 डिग्री, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में निकालने के लिए दे रहा था क्यू आर एस का इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 या माइनस 120, 60 डिग्री। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? सॉल्यूशन देखोगे तो नहीं भी समझ में आएगा, बहुत बढ़िया समझाया गया है। तो चलिए इसको भी नोट करके बनाइए। पहले एनसीईआरटी का छठा एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे 1, 4, 6, उसके बाद फिर आर डी शर्मा से एकदम खूब प्रैक्टिस किया जाएगा। अब गैप नहीं होगा, बहुत ज्यादा शादी विवाह इधर अटेंड कर लिए। इसको उतारो भाई जल्दी, फिगर पहले उतारो, समझ गए ना, अब तब वैल्यू निकालो उसका। वो आज गई हुई है कुकिया के यहाँ, इसीलिए क्लास नहीं कर रही है शायद। हाँ सत्तू आप संडे मंडे लिखवाते प्लीज। हो गया क्लास खत्म होने दो, प्लीज अपनी मम्मी बोल रही है पढ़ ले। चलो पेज लेके जाओ। हमको नहीं आया संडे अब याद करना है। तुम जाओ ना गूगल पर सर्च, उसमें यूट्यूब पर सर्च कर लो, ज्यादा इसको लिख संडे मंडे मोबाइल नहीं, मोबाइल से नेट कनेक्ट है, जाओ जल्दी टैबलेट में जाके जल्दी सर्च करो बोल के।
तो उसको बोल देना जी अब गैप नहीं होगा, एक भी दिन हो गया ना। है ना, क्यू आर एस का वैल्यू इसका भी 60 डिग्री आया है, यहाँ देख सकते हो। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। एपी क्यू 50 डिग्री, एपी क्यू 50 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, ठीक बात है। और पीआरडी का वैल्यू 127 डिग्री, तो एक्स और वाई का वैल्यू बताइए। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि ये देख रहे हो ना जी, 127 दिया हुआ है और ये टोटल मिल के 180 होगा। पेन का साइज थोड़ा सा कम कीजिए। ये दोनों मिला के 180 डिग्री होता है। तो ए को कितना दिया हुआ है, पी आर डी दिया हुआ है 127 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू कितना हो जाएगा, 180 में से 127 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 50 और 3 53 डिग्री। ये वाला एंगल 53 डिग्री का हो गया, ठीक है, 53 डिग्री का हो गया। तो जब ये 53 का हो गया ना। अब देखो हम लोग पढ़े थे इसके पहले कि अगर मान लो कि ये लाइन ऐसे, एक मिनट, ये लाइन मान लो कि ऐसे गुजरता तो ये 127 डिग्री हुआ, तो ये दोनों मिला के कितना हो जाता है, ये दोनों मिला के 127 हो जाता, ठीक है ना। यानी कि y प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 127 डिग्री, ठीक है ना। 120 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं इसको, लिख लेना ब्रैकेट में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाता है, 127 में से 50 घटा दीजिए तो आ जाएगा 7 12। y का वैल्यू कितना डिग्री आ गया, 77 डिग्री आ गया, ठीक है। अब y का वैल्यू 77 डिग्री आ गया। अब x का वैल्यू, x के लिए ये वाला लाइन पे आना पड़ेगा। ये टोटल मिला के कितना आ गया, एक मिनट, चलो ये 50 हो गया, तो इधर वाला भी 50 हो जाएगा, ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही है। तो ये तो x का तो एकदम इजी था एकदम, ये 50, ये वाला लाइन है ना, इसमें एकदम ये तो x निकालना तो कोई बड़ा बात था ही नहीं, एकदम ये तो इजी था। ये लाइन अगर इस तरह से बढ़ जाता तो ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाता, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 50 डिग्री, तो x का वैल्यू 50 डिग्री, तो x 50 डिग्री और y 77 डिग्री। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, आ गया समझ में ना। चलिए समझ में आ गया ना, तो इसको नोट कीजिए, पहले इसको क्वेश्चन को अच्छा फिगर बनाइए और तब इसका सॉल्यूशन यहाँ से नोट कीजिए जल्दी। लेकिन पहले क्या करो ना कि सब फिगर देख के पहले अपने मन में आंसर निकाला सीखो कि इसका आंसर कितना होगा। आंसर मालूम हो जाएगा तो लैंग्वेज अपने आप प्रैक्टिस से लिख लोगे एग्जाम में। चलो 2 मिनट में इसको उतारो जल्दी।
साइंस में कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है जी, बता देना। साइंस का भी एग्जाम में कौन कौन सा आएगा चैप्टर पहले साइंस का, वो साइंस अब चलेगा कुछ दिन इसके बाद। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज कर देना। हो गया नोट, तब आगे बढ़ा जा। ये वाला एक्सरसाइज तो हो गया समाप्त भाई, लगता है क्या? एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, देखिए बोल रहा है कि इन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों बोल रहा है कि PQ और RS मिरर है, मिरर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक रे है, इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक किया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ और इस दिशा में निकल गया वापस। ठीक है, अब प्रूव करना है कि AB इज पैरेलल टू CD है कि नहीं, AB इज पैरेलल टू CD है कि नहीं। अब इसको प्रूव करना है। तो देखो, प्रूव करने वाला क्वेश्चन ना गिना चुना होगा, मतलब ये वाला एक्सरसाइज में तो मान लो कि प्रूव करने वाला क्वेश्चन है तो एक ही होगा। तो देखिए, इसमें याद रखना है कि क्या क्या प्रूव करने के लिए आ सकता है, क्या क्या ऐसा कंडीशन होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसको ड्रॉ कर लिया सेम टू सेम, और इसको क्या किया, इसको एक लाइन खींच दिया पैरेलल परपेंडिकुलर, एक E खींच दिया, एक यहाँ पे F खींच दिया, समझ गए। फिर भी आप क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का एक नियम है, जैसे फिजिक्स पढ़ोगे ना तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R के। तो यहाँ पे इंसिडेंस एंगल क्या है, इंसिडेंस एंगल तो यही वाला है, समझ गए ना। वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, वो बराबर हो जाना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। अगर इसका अंदर वाला का बात करेगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1 को इंसिडेंट एंगल मान रहा है, जैसे कि परपेंडिकुलर और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा वो इंसिडेंट एंगल होगा, और ये परपेंडिकुलर हम खींचे हैं, और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड है। तो हेलो, दिख रहा है स्क्रीन ना, स्क्रीन दिख रहा है ना जी। स्क्रीन दिख रहा है, हाँ चलो ठीक है। चलो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, 1 हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। परपेंडिकुलर और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, परपेंडिकुलर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को
रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया, ठीक है। उसी तरह से जब ये एंगल टकरा के आया यहाँ पे वापस, यहाँ से टकरा के आया वापस आया ना, अब ये इंसिडेंट एंगल यहाँ पे तीसरा हो गया, एंगल तीसरा हो गया। ये अब इक्वल हो गया किसके, अब एंगल 4 के बराबर हो गया, समझ गया ना, अब एंगल 4 के बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि वी ऑल्सो नो दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, हेंस बीई एक मिनट, नेटवर्क प्रॉब्लम आ जा रहा है बार बार भाई। चलो, तो एंगल 1 एंगल 2 हो गया था, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया था, ठीक है, इतना हो गया था। अब देखिए बोल रहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मान लो कि ये हो जाता, ये पैरेलल लाइन है, ये वाला लाइन को ऐसे हम क्रॉस करवा देते तो क्या होता है, ये तीनों मिला के जो आता वो इसके इस तरफ वाले के बराबर आ जाता, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाता, समझ गया ना। तो उसी से यहाँ पे प्रूव कर दिया कि बीई जो है वो पैरेलल है सीएफ पे, बीई जो है वो पैरेलल है सीएफ पे, मतलब ये दोनों लाइन तो पैरेलल है ही एक दूसरे के। अब इसका जो परपेंडिकुलर भी है, बीई परपेंडिकुलर टू सीएफ है, समझ गए। सो एंगल 2 और 3 भी आपस में इक्वल होगा, एंगल 2 और 3 भी आपस में इक्वल होगा। अब देखिए